गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ज्ञानदूत प्रोग्राम के अंतर्गत आज मैं आपको मार्क्सवाद के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर रेणु मित्तल, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में कार्यरत हूँ। मार्क्सवाद के बारे में आप सभी ने थोड़ा बहुत 11th-12th में भी पढ़ा होगा। मार्क्स को जहां तक माना जाता है कि वो वैज्ञानिक समाजवाद तथा साम्यवादी आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। मार्क्स का जन्म 1818 में यानी कि 1818 में जर्मनी में यहूदी परिवार में हुआ था और ये माना जाता है कि मार्क्स पर किस किस का, अब मैं बताऊंगी कि किस किस का जो है प्रभाव पड़ा था। मार्क्स पर जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा वो था हीगल। मार्क्स के विचारों पर हम हीगल के प्रभाव को देख सकते हैं। इसके संबंध में हीगल के प्रभाव को देखा जा सकता है और हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति जो है वो मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रभाव के रूप में जानी जाती है। और इस हीगल के दर्शन की जो है आर्थिक नियतिवाद के आधार पर मार्क्स ने व्याख्या की है। मतलब कि जो हीगल का द्वंद्ववाद था उसको मार्क्स का आर्थिक नियतिवाद कहा जा सकता है या उसकी व्याख्या इस रूप में की गई है। ठीक है। दूसरी बात आती है, एक और जो स्कॉलर हुए हैं फ्यूअरबैक, उस पर भी मार्क्स का प्रभाव, मार्क्स पर उनका भी प्रभाव देखा जा सकता है। फ्यूअरबैक का प्रभाव, फ्यूअरबैक, मार्क्स ने फ्यूअरबैक के इस कथन में आस्था प्रकट की थी कि हीगल की निरपेक्ष आत्मा और युग की आत्मा की धारणा काल्पनिक है। समाज के इतिहास की वास्तविक जो प्रेरक शक्तियां हैं वो कौन है, उसकी भौतिक दशाएं हैं। जिससे प्रभावित होकर मार्क्स ने हीगल के आदर्शवाद को अस्वीकार कर दिया था। मतलब जहां हीगल आदर्शवादी था वहां मार्क्स टोटली क्या था, भौतिकवादी था और वह हीगल के आदर्शवाद का उसने खंडन किया था। और इसी परिप्रेक्ष्य में उसने अपना द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद है वो आर्थिक आधार पर तथा भौतिकता के आधार पर उसको संरचना की थी। तो समझ रहे मेरी बात को कि जहां हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति से मार्क्स प्रभावित था, बट फ्यूअरबैक की भौतिकवादी प्रवृत्ति से प्रभावित था और वह हीगल के आदर्शवाद का उसने समर्थन नहीं किया था और वो मार्क्स को इसीलिए हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रणेता मानते हैं। तीसरा इसमें आता है प्रभाव में हम देखेंगे ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों का क्या प्रभाव रहा मार्क्स पर। ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों में मुख्य रूप से हम चर्चा कर सकते हैं यहाँ पर कि जैसे माल्थस, ओवन आदि से मार्क्स के हम रॉबर्ट ओवन का नाम आता है यहाँ पे। उन्होंने जो है जो मजदूरी का सिद्धांत ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों का था और सबसे बड़ी बात इसमें आता है रिकॉर्डो का आर्थिक मूल्य का सिद्धांत से भी मार्क्स प्रभावित हुए। रिकॉर्डो के ये कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है एग्जाम में कि मार्क्स के आर्थिक मूल्य का सिद्धांत कहाँ से था, तो वो था रिकॉर्डो के आर्थिक मूल्य का सिद्धांत। ठीक है। फिर आता है अगले में हम आते हैं फ्रांसीसी समाजवादियों का प्रभाव। फ्रांसीसी समाजवादियों का प्रभाव, और इससे मार्क्स ने क्या सीखा, इससे मार्क्स ने वर्ग विहीन समाजवाद की स्थापना बताई। जो ये सिद्धांत वर्गविहीन समाज का सिद्धांत है वो मार्क्स ने फ्रांसीसी समाजवादियों के प्रभाव के अनुरूप उन्होंने वर्गविहीन समाज की संकल्पना दी थी। अब आता है कि मार्क्स की जो मेन जो बहुत आते हैं तो इसके हम बात करेंगे। इसमें जो सबसे पहली उनकी बुक है वो है हीगल की अधिकार संबंधी धारणा एवं आलोचना की प्रस्तावना।
दूसरी है पवित्र परिवार 1844 में पब्लिश हुई। फिर है दर्शन की दरिद्रता 1847 में। साम्यवादी घोषणा पत्र 1848 में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवादी घोषणा पत्र इसको बोलते हैं, या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी बोला जाता है। और ये बुक आई थी उनकी 1848 में। ठीक है। दूसरी बुक आती है फ्रांस में वर्ग संघर्ष, ये आई 1877 में। तीसरी जो बुक आई वो है मूल्य, कीमत और लाभ 1865 में। मूल्य, कीमत और लाभ। एक और इम्पॉर्टेंट बुक आती है दास कैपिटल। ये मार्क्स की बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है दास कैपिटल। तो इस तरह से ये फ्रांस में वर्ग संघर्ष, साम्यवादी घोषणा पत्र और दास कैपिटल, ये कुछ जो किताबें हैं वो महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा एक बुक और आपको ध्यान रखनी है, वो है बोथा प्रोग्राम और क्रांति तथा प्रतिक्रांति। बोथा प्रोग्राम, क्रांति तथा प्रतिक्रांति। ठीक है। तो बोथा प्रोग्राम, क्रांति तथा प्रतिक्रांति। तो कुछ बुक्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। ये जो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में भी और प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, मार्क्स हमेशा पूछा जाता है, उसमें ये कुछ बुक्स पूछी जाती हैं। अब हम आते हैं कि सिद्धांत क्या थे मार्क्सवाद के सिद्धांत। मार्क्सवाद के जो सिद्धांत हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। दूसरा सिद्धांत है इसमें, वो आता है इतिहास की आर्थिक व्याख्या। इतिहास की आर्थिक व्याख्या। तीसरा आता है वर्ग संघर्ष। नेक्स्ट आता है हमारा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ये आपको पता होना चाहिए मार्क्स के कौन कौन से सिद्धांत थे, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ ये सिद्धांतों के नाम लिखने भी आ जाते हैं। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। नेक्स्ट आता है हमारे राज्य एवं शासन संबंधी धारणा। फिफ्थ पॉइंट आता है राज्य एवं शासन संबंधी धारणा। और जो नेक्स्ट आता है वो आता है प्रजातंत्र, धर्म एवं राष्ट्र से संबंधित धारणा। सिक्स्थ आती है हमारी प्रजातंत्र व राष्ट्र से संबंधित धारणा। और सेवंथ आता है मार्क्सवादी पद्धति। ठीक है। तो ये हमारे पास में 7 सिद्धांत है, 7 थ्योरी जो है वो मार्क्स की है। ये आपको छोटे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। आज हम बात करेंगे फिर है एक और, इसमें हम पॉइंट जोड़ सकते हैं जो मार्क्सवादी कार्यक्रम के बारे में, कि मार्क्सवाद ने कौन कौन से प्रोग्राम चलाए थे। मार्क्सवादी कार्यक्रम, समझ रहे हो मेरी बात को। अब हम आगे बात करेंगे इसमें हम कि सबसे जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो है द्वंद्वात्मक सिद्धांत क्या है, या द्वंद्वात्मक मार्क्स का भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है। द्वंद्वात्मक या डायलेक्टिक मैटरलिज्म भी उसको कहा जाता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो कंसेप्ट है वो हम पहले भी आपको बता चुके हैं। मार्क्स ने किससे ग्रहण किया, हीगल से ग्रहण किया था। और सॉरी, द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है।
द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दो शब्दों से मिलकर के बना है, द्वंद्वात्मक प्लस भौतिकवाद। भौतिकवाद द्वंद्वात्मक से तात्पर्य है जिसमें कि सृष्टि का विकास हो रहा है, सृष्टि का विकास से संबंधित है द्वंद्वात्मक, ठीक है। और भौतिकवाद का अर्थ है पदार्थ। पदार्थ क्या है? तो इसका अर्थ ये है, मार्क्स का मानना है कि सृष्टि क्या है, सिर्फ पदार्थ है जो कि हमें विजिबल है, जो कि हमें दिखाई देती है। और आपको सबको मालूम है कि क्या मेटेरियलिस्टिक चीजें ही हमें दिखाई देती हैं। और मार्क्स का मानना है कि जो सृष्टि में परिवर्तन होता है वो द्वंद्वात्मक पद्धति से होता है, और इस पद्धति के कुछ नियम होते हैं जिसके अनुसार द्वंद्वात्मक सृष्टि का विकास होता है। और इसमें वो जो नियम है वो क्या है, सृष्टि का विकास 3 अंगों से होता है, उसको कहते हैं हम वाद, जिसको कहते हैं थीसिस, थीसिस। दूसरा कहते हैं प्रतिवाद, उसको कहते हैं एंटीथेसिस, एंटीथेसिस। और तीसरा कहते हैं हम संवाद, सिंथेसिस, संवाद, सिंथेसिस। ओके, तो ये होता है वाद, प्रतिवाद और संवाद, थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। तो मार्क्स का कहना था कोई भी जो पदार्थ होता है, कोई भी जो सृष्टि का विकास होता है वो वाद होता है ओरिजिनली, फिर उस वाद के फलस्वरूप जो उसका विपरीत स्वरूप होता है वो प्रतिवाद कहलाता है। फिर वाद और प्रतिवाद दोनों मिलकर के क्या करते हैं, संवाद का निर्माण करते हैं। जैसे कि एक मान लो जमीन में हमने बीज बोया, कोई भी बीज बोया तो वो कहलाता है वाद। वाद हो गया बीज बोना। और फिर उसमें क्या हुआ कि वो जमीन में था, बारिश आई और उससे फिर पौधा बन गया, और बीज तो गल करके नष्ट हो गया और इसका विकास होता है। और ये जो विकास होता है जब वो गल जाता है तो वो कहलाता है प्रतिवाद। और उस प्रतिवाद के फलस्वरूप जो एक नया चीज जन्म लेती है, पौधा, वो कहलाता है संवाद। ठीक है, तो वाद, प्रतिवाद और संवाद, इस तरह से ये जो चक्र है वो चलता रहता है, वाद, प्रतिवाद और संवाद का। तो कोई भी चीज मार्क्स के अनुसार जमीन में जो बीज बोया गया वो कहलाता है वाद, जब वो गलकर नष्ट हो गया वो कहलाता है प्रतिवाद, और उससे जो नया पौधा बना वो कहलाता है संवाद कहलाता है। तो फिर क्या होगा, वो पौधा बीज फिर जमीन पे गिरेंगे, फिर वो नया चक्र चलेगा। इस तरह से वाद, प्रतिवाद और संवाद तीनों चीजें एक साथ चलती रहती हैं। दूसरी बात आती है कि इसमें विरोधी तत्वों का अंतःनिवेश शामिल होता है। मतलब विरोधी तत्व एक दूसरे के विरोधी होते हैं और उनके विरोध में फिर एक नया तत्व जन्म लेता है, अंतः प्रवेश नियम। इसका अर्थ ये होता है कि जैसे एक ही वस्तु में एक दो चुंबक है, मान लो चुंबक में नॉर्थ और साउथ दो ध्रुव होते हैं, ठीक है ना, और इसके एक सिरे पर क्या होता है कि नॉर्थ होता है और एक सिरे पर साउथ होता है। अब इस चुंबक के फिर दो टुकड़े कर देंगे तो भी वो नॉर्थ साउथ में डिवाइड होगा। तो ये कहलाता है कि दोनों में इस तरह से विरोधी तत्वों का जो संघर्ष है निरंतर चलता रहता है, और मार्क्स के अनुसार यही विरोध, विकास और गतिशीलता का मूल कारण माना जाता है। तीसरी बात इसमें आती है मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन। मार्क्स का मानना है
कि तीसरा जो नियम आता है कि मात्रा में परिवर्तन होने से गुणों में भी अंतर पड़ता है। मात्रात्मक से तीसरा जो मार्क्स का है द्वंद्वात्मक से गुणात्मक परिवर्तन। जैसे कि पानी को गर्म करते हैं हम, है ना, तो वो तो भाप बनती है ना, और तो उसका गुणात्मक परिवर्तन पानी का ओरिजिनल स्वरूप बदल जाता है, भाप बन जाता है। या फिर पानी को हम ठंडा करते हैं तो वो बर्फ का रूप ले लेता है। तो इस तरह से ये माना जाता है कि मार्क्स के अनुसार मात्रा में परिवर्तन होने से गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि बताया मैंने आपको कि पानी को गर्म करने से, पानी को हमने गर्म किया तो वो क्या करता है, वाष्प या भाप का रूप ले लेता है गर्म करने से। तो इसका क्या हुआ, गुणों में अंतर आ गया। और अगर हम पानी को ठंडा करते हैं तो वो क्या करता है, बर्फ का रूप ले लेता है। तो इस तरह से क्या होगा, इसके गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है। और इस तरह से ही मार्क्स ने उसको सामाजिक क्षेत्र में इस प्रकार के जो होने वाले जो परिवर्तन है उसको उन्होंने किसका नाम दिया है, क्रांति का नाम दिया है। इस तरह के जो परिवर्तन है उनको उन्होंने क्रांति का नाम दिया है। तो उनका ये मानना है कि इन नियमों के अनुसार ही समाज में द्वंद्वात्मक पद्धति से समाज का विकास होता है क्रांति के द्वारा। और उसमें क्या है कि तथ्यों का आपस में संघर्ष होने से नया संवाद उत्पन्न होता है और नई क्रांति से समाज का विकास होता है। तो ये थे हमारे इसके द्वंद्वात्मक पद्धति के नियम। अब ये आता है कि आलोचना क्या है, द्वंद्वात्मक पद्धति की आलोचना। आपने देखा होगा मार्क्स टोटली किस पर डिपेंड है, पदार्थ पे। वो ये कहता है कि जो हमें दिखाई देता है वही सत्य है। आज मैं ये चौक से लिख रही हूँ तो ये चौक सत्य है, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ और क्या मेरे अंदर विचार है वो इसमें कहीं भी मायने नहीं रखते। तो मार्क्स ने विचारों, आदर्शों की, आत्मा की कहीं भी बात नहीं की है। तो ये एक गलत है, क्योंकि हमारा जो समाज है या हमारी जो संसार है वो कहीं ना कहीं हमारी अंतरात्मा से भी जुड़ा हुआ है ना। ऐसा नहीं है क्योंकि विचार अपने आप पैदा नहीं होते हैं, ये कहीं ना विचारों से ही किसी न किसी पदार्थ का निर्माण होता है। हम पहले मन में सोचते हैं, उसके बाद सृजन करते हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि मार्क्स जो है, जो टोटली ये कहता है कि जो फिजिकली चीज हमें दिखाई दे रही है वो ही सत्य है, विचार कोई भी सत्य नहीं है, ऐसा नहीं है। विचारों की अपनी एक इम्पोर्टेंस है जिसकी मार्क्स ने उपेक्षा की है। तो ये एक आलोचना। दूसरी बात यह कि हर चेतन में, मन में ही जो पदार्थ है, मान लो अब ये जो कुर्सी है या ये चौक है या ये डस्टर है, तो ये अपने आप चल के तो इसको मिटाएगा नहीं, इसको मिटाने के लिए मुझे इसको हाथ में लेना पड़ेगा। तो कोई भी चीज, सृष्टि का विकास तभी संभव है, वो सिर्फ चेतन मस्तिष्क में ही संभव है, ना कि किसी मेटेरियलिस्टिक चीज से हम सृष्टि का विकास कर सकते हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि विचारों में जो गतिशीलता है वो ही सृष्टि के विचारों को ही आगे बढ़ाती है। ठीक है। तीसरी बात है कि मार्क्स का मानना है कि द्वंद्वात्मक पद्धति में जो अंतर विरोध होते हैं, वाद प्रतिवाद संवाद की उन्होंने बात करी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। हमेशा जो गति होती है या हमेशा जो विकास होता है वो अंतर विरोधों के संघर्ष के कारण ही नहीं होता है। समाज का विकास हमेशा सीधे भी हो सकता है। हम परिवार में रहते हैं, लेकिन जरूर थोड़ी है परिवार जब भी विकास करता है जब उसमें अंतर विरोध हो। बिना अंतर विरोध के भी परिवार अपना प्रोग्रेस कर सकता है, विकास कर सकता है। फिर है कि विकास हमेशा, उन्होंने कहा कि टेढ़े मेढ़े रास्ते से ही होता है। मैंने आपको बताया कि टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होना ही हमेशा जरूरी नहीं है, उसके लिए सीधे रास्ते से भी विकास हो सकता है। और वाद प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से ही सृष्टि का विकास होगा, ऐसा कतई जरूरी नहीं है। सृष्टि का विकास हमेशा सीधे रास्ते से, विचारों का, हम मानते हैं कि आत्मा का, विचारों का आपस में परस्पर संबंध है, तो उनसे भी जो है विकास होता है। सिर्फ पदार्थ के चलने से ही या पदार्थ के बारे में सोचने से ही विकास नहीं होता है। तो ये कुछ चीजें जो है वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की
हमने इसके बारे में पढ़ा। लेकिन चूंकि मार्क्स जो है वो ठीक है, हम ये मानते हैं कि पूरी तरह से वो भी नहीं है कि भाई ये खत्म ही हो गया हो, या इसका जो वो है कंटेंट है या जो तथ्य है द्वंदात्मक भौतिकवाद के वो पूरी तरह से गलत है, ऐसा नहीं है। बल्कि इसका विकास धीरे धीरे और हर तरह से होता है, ना कि सिर्फ विकास जो है वो पदार्थ के माध्यम से होता है। इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें विकास के साथ में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये बात है। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहेगा, उपयोगी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। और अगला जो हमारा वो है आर्थिक नियतिवाद के बारे में हम आपको अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, हैव ए गुड डे।